मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, भारतीय कुश्ती संघ मामले में अगर केंद्र की ओर से राज्य को कोई विषय रेफर किया जाएगा तो उसका तुरंत लिया जाएगा संज्ञान। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा अब तक का सारा डाटा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री के डिजिटलीकरण के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत। नीति आयोग की ओर से हरियाणा को ग्रोइंग स्टेट्स की सूची में मिला दूसरा स्थान। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी जानकारी। और पलवल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में टीमों ने चयन के लिए दी प्रस्तुतियां। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों की सभी बातें गंभीरता से ली हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस संबंध में भारतीय कुश्ती संघ को 72 घंटों में जवाब देने के लिए कहा है और इसकी रिपोर्ट आने पर केंद्र सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य को यदि कोई विषय रेफर किया जाएगा तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। अगर हमारी तरफ हमें भी विषय कोई रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे, लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका ज़रूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलीकरण के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी में एक नया मुकाम जोड़ने के लिए प्रदेश बनने से लेकर अब तक की विधानसभा की सारी कार्रवाई को डिजिटल रूप से जनसाधारण तक पहुंचाना है। इस प्रयास से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि विधानसभा की कार्रवाई के लिए खरीदे जाने वाले कागजों के खर्च में भी कमी आएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 1 वर्ष पहले सरकार ने विधानसभा को पेपरलेस करने का संकल्प लिया था। इसी के तहत विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का स्थायी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। सभी विधायकों को टैबलेट मुहैया करवाए गए। प्रकार से हमने, चाहे वो क्वेश्चन आंसर थे, चाहे वो सरकार की तरफ से आने वाले बिल थे, चाहे कोई रेजोल्यूशंस थे या कॉल अटेंशन मोशन थे, जो भी सारा काम, चाहे वो विधानसभा स्तर के ऊपर, सरकार के स्तर पर, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे विधायकों ने 90% विधायकों ने इसके अंदर हमारा सहयोग किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे इस सत्र के दौरान 98% पेपर की बचत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्रवाई डिजिटलीकरण होने से कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर देख सकता है। उन्होंने बताया कि 1966 से 2002 तक का सारा डाटा डिजिटल किया जा चुका है, जबकि 2002 से लेकर अब तक का डाटा जल्द ही डिजिटल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई विधानसभा का प्रोजेक्ट जो प्रदेश को मिला तो उसके लिए लागत राशि लगभग 18 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन ई विधानसभा की प्रक्रिया करीब 8.5 करोड़ रुपए में ही पूरी कर ली गई। यहाँ जो हमारा जो ब्रांच है, आईटी ब्रांच, उसके कर्मचारियों ने भी, अधिकारियों ने भी 1966 से लगभग 2002 तक उसकी डिजिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का निर्णय लिया, जो उस समय हमें एस्टीमेट मिला था वो 18 करोड़ रुपए का था कि 18 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।
जिसमें से 60% प्रदेश सरकार ने देना था और 40% केंद्र सरकार ने देना था। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि वो जो हमारा 18 करोड़ वाला जो खर्चा था, केवल 8.5 करोड़ रुपए में ये सारा जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी हुई। प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में सरकार की ओर से विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने भी हरियाणा को ग्रोइंग स्टेटस की सूची में दूसरा स्थान दिया है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा सरकार जीत हासिल करेगी। जो नीति आयोग है भारत सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने कहा है कि सब बड़ी स्टेट जितनी देश की है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे जा रहा है, जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बहुत तेज़ी से विकास के काम चल रहे हैं। सिरसा में बड़ा पैसा आया है, मेडिकल कॉलेज आए हैं, जो कभी नहीं होने के वो काम हो रहे हैं। और इसके अलावा पूरे हरियाणा में बड़े तेज़ी से सब काम हो रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते हैं, 3 ही महीने गए हैं अभी, 1.25 साल पड़े हैं, पर इसमें सवाल समय की बात नहीं है। सरकार बहुत अच्छे काम करी है। कोई भी चुनाव, पहले बाई इलेक्शन आया था, हम जीत गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोबारा जब भी लोकसभा होंगे, विधानसभा, एक तरफा इलेक्शन होगा। बिल्कुल सरकार बढ़ेगी जी, सेंटर में भी, यहाँ भी। जेल मंत्री ने यह भी बताया कि साध्वी यौन शोषण और हत्या के आरोपों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम के परिवार की ओर से उन्हें 40 दिन की पैरोल देने के लिए अर्जी दी गई है। उन्होंने कहा कि अर्जी देने के बाद पैरोल देने का फैसला अदालत और कमिश्नर करेंगे कि उन्हें कितने दिन की पैरोल दी जाए। देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। उन्होंने एप्लीकेशन जरूर लगाई है। कल उन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, हमने फॉरवर्ड कर दी। वो कमिश्नर तय करेंगे। तो हमारा काम है, उनकी एप्लीकेशन आए आगे भेज देते हैं। हमने एप्लीकेशन भेज दी, अब वो कहाँ के लिए करेंगे, कितने दिन की पैरोल करेंगे, ये उनका काम है। हमें जो उन्होंने भेजी है उसमें 40 दिन की पैरोल के लिए लिखा है। पलवल में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में टीमों ने समारोह में चयन के लिए अपनी प्रस्तुतियां दी। उप जिला शिक्षा अधिकारी सुखबीर सिंह तंवर ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होंने आमजन से गणतंत्र दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने और बच्चों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। लेजियम भी हम करा रहे हैं। इसमें हमारे 3 सरकारी स्कूल और एक सल्लागढ़ चौथा स्कूल है, जिसमें बॉयज स्कूल है, दोनों ही गर्ल्स स्कूल है, सल्लागढ़ हाई स्कूल है। उसके बाद हमारे 8 स्कूलों के सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरह तैयारी हो रही है। और हम इसमें 26 जनवरी को एक अच्छा अनूठा एक अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। ये अपना अच्छा प्रयास हमारे यहाँ पर चल रहा है। लोगों से अपील है कि गणतंत्र दिवस को ऊपर यहाँ पर आकर के हमारा उत्साह, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। अध्यापक जसवीर सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर टीमों का चयन किया गया है। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। पास्ट जिसमें हमारी हरियाणा पुलिस, हरियाणा महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स, प्रजातंत्र के प्रहरी, ये हमारी मार्च पास्ट में टीमें भाग ले रही हैं। उसके बाद हमारी मास पीटी की टीम, जिसमें हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ पलवल। उसके बाद सूर्य नमस्कार का बहुत ही शानदार प्रदर्शन होगा। उसके बाद हमारी डंबल लेजियम, जिसमें हमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल शहर, पलवल कैंप और सल्लागढ़ की टीमें भाग ले रही हैं। इसके बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जिसमें हमारी 8 टीमों का चयन हुआ है। आज देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिवस पर एनडीआरएफ को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये बल सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लोगों की मदद करता है और उनकी बहादुरी सराहनीय है। इसके उपलक्ष्य में करवाए गए एक समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इकलौता ऐसा बल है जो कुदरती आपदाओं में लोगों की मदद करने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस होकर कम से कम समय में पहुंचता है। एनडीआरएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जो देश के किसी भी क्षेत्र में आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बहुकुशल बचाव कर्मी, उच्च तकनीक
तथा आधुनिक उपकरणों के साथ कम से कम समय में पहुंचता है। इसके लिए सभी प्रकार की आपदाओं के लिए प्रभावी समय में अपनी विशेष प्रतिक्रिया के कारण यह बल आपदा प्रतिक्रिया का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नाम से बना हुआ है और इसकी पहचान इसी रूप में इसकी हुई है। चक्रवाती तूफान, इमारत के ढहने, बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, ट्रेन की दुर्घटनाओं आदि जैसी कई दुर्घटनाओं के दौरान एनडीआरएफ द्वारा प्रदर्शित क्षमता को प्रत्येक स्तर पर सराहा जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। दिल्ली में नेताजी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेताजी में साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल्पना थी कि आज़ाद भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला देश बने। सही मायनों में भारत आज वो काम कर रहा है और G20 की अध्यक्षता मिलने का सौभाग्य भी भारत को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता की जो गाथा है उसको हमें जन जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। बोस, इस नाम को सुनकर प्रत्येक भारतवासी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विकट परिस्थिति में भी उनमें इतना मनोबल और साहस था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती भी उन्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं सकती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INS ट्रस्ट, जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा, दर्शन और दृष्टि के प्रचार के लिए समर्पित है, ये एक अखिल भारतीय संगठन भी है। आपने भी और फिक्की के साथ जुड़कर पिछले 15 वर्षों से तो आपने यहां पर इस काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेताजी ने हर जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को देश का सिपाही बनाया। जिस दौर में दुनिया महिलाओं के समान अधिकारों की चर्चा कर रही थी, उस दौर में नेताजी महिलाओं को फौज में शामिल कर रानी झांसी रेजिमेंट का गठन कर रहे थे। मानसिकता में घिरे हुए उस समय लोग कैसे हर किसी की चेतना को झकझोर कर आजाद हिंद फौज को आजादी के लिए तैयार किया होगा। उन्होंने तो हर जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर अपनी सेना में लोगों को भर्ती किया। आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, उस समय तो उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। लेकिन आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भी उतना ही मान सम्मान दिया गया। रानी झांसी रेजिमेंट बनाने का काम उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो समय से कितने आगे और सोच कितनी आगे थी। उन्होंने सेना के जवानों को आधुनिक युद्ध के लिए भी तैयार किया, प्रेरित किया, प्रशिक्षित किया और उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया और देश के लिए मरने के लिए मकसद भी दिया। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अंबाला शहर के बलदेव नगर में स्थित सरकारी स्कूल में साइंस म्यूजियम स्थापित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस म्यूजियम में 35 मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अब प्रैक्टिकल ज्ञान भी ले सकेंगे। इसके लिए अध्यापकों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम से विद्यार्थी साइंस विषय के प्रति आकर्षित होंगे और उन्हें विषय की सही जानकारी मिलेगी। आज के तकनीकी युग में बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए इस म्यूजियम को स्थापित किया गया है। यहाँ पर यह साइंस म्यूजियम बनाया गया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर में। यहाँ पर साइंस म्यूजियम के अंदर लगभग 35 एग्जिबिट्स, 35 मशीनें लगाई गई हैं और वो 35 मशीनें जो हैं बच्चों को हेल्प करेंगी साइंस के विभिन्न सिद्धांतों को समझने में, और जो जटिल सिद्धांत हैं उनको भी बड़ी आसानी से हमारे बच्चे समझ पाएंगे। और साइंस विषय के बारे में ना केवल उन बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे भी, उनके अंदर न केवल जागरूकता होगी बल्कि रुचि भी पैदा होगी।
तो इस उद्देश्य से ये साइंस म्यूजियम जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लगभग 1 लाख बच्चे हैं, तो 1 लाख बच्चे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो है इस साइंस म्यूजियम का यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। साइंस म्यूजियम बनाने से विद्यार्थियों में भारी उत्साह है और उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम के बनने से उन्हें विषय को समझाने में आसानी होगी और वे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। बलदेव नगर सरकारी स्कूल में जो साइंस का म्यूजियम बना है वो बहुत अच्छा है, उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी और मैं वहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करूँगी ताकि मुझे भी साइंस के बारे में वहाँ से नॉलेज मिले। कि बलदेव नगर गवर्नमेंट स्कूल में जो नया साइंस म्यूजियम बना है उसमें अनेक क्रियाएं हो रही हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा और मैं भी इस म्यूजियम में जाना चाहूँगा और कुछ नया सीखना चाहूँगा और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप इस म्यूजियम में आइए। साइंस म्यूजियम बना है तो वह बहुत ही अच्छा और जो साइंस के उसमें बता रखा है उसमें सारा और आज की जो नॉलेज है वो साइंस के बारे में है, सारी साइंस से ही आगे बढ़ता है सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जाए और मैं भी यहाँ पे विजिट करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन योजना को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की ओर एक कदम है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, भारतीय कुश्ती संघ मामले में अगर केंद्र की ओर से राज्य को कोई विषय रेफर किया जाएगा तो उसका तुरंत लिया जाएगा संज्ञान। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा अब तक का सारा डाटा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री के डिजिटलीकरण के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत। नीति आयोग की ओर से हरियाणा को ग्रोइंग स्टेट्स की सूची में मिला दूसरा स्थान। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी जानकारी। और पलवल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में टीमों ने चयन के लिए दी प्रस्तुतियां। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।